Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका सब्जेक्ट कोड है PEGC 104। इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा के बारे में। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ये 40 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच में जो पोएट आए और राइटर जो आए और ड्रामा जो लिखे, वो सारे पुस्तक 40 सेंचुरी से 70 सेंचुरी के बीच में लिखा गया महत्वपूर्ण किताबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ जो लिटरेचर होते हैं, कुछ नोवेल होते हैं, स्टोरी और पोएम, तो इस बुक में हम लोग को चार चार ब्लॉक में पढ़ना है। तो हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक करके, नहीं तो पूरा एक साथ वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आप लोग को लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बातचीत करते हैं। इसमें 4 ब्लॉक है। ब्लॉक 1 में 4 यूनिट है। ब्लॉक 1 में जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ना है। जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ना। यूनिट 1 उन्हीं के बारे में, उनके लाइफ और एज के बारे में पढ़ना। जनरल प्रोलॉग, जनरल प्रोलॉग का समरी के बारे में पढ़ना है। द जनरल प्रोलॉग का थीम और कैरेक्टर क्या है। पहले जनरल प्रोलॉग के समरी के बारे में पढ़ना है। समरी को जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है थीम और कैरेक्टर के बारे में। चौसर लैंग्वेज एंड स्टाइल, चौसर का लैंग्वेज क्या है, किस स्टाइल में वो लिखते थे। ब्लॉक नंबर 2 में विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। जो यहाँ पे पोएम है, कुछ पोएम उनका दिया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में जानेंगे। और यूनिट 2 में सोनेट्स 18 पढ़ेंगे और सोनेट 55 एंड सोनेट 65। ये 3 सोनेट्स पढ़ेंगे हम लोग। और ये सोनेट्स का नाम है, ये 3 सोनेट्स का नाम है शैल आई कंपेयर थी टू ए समर डे। और सोनेट 55 का नाम है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड माउंटेन मोनूमेंट्स। यूनिट 4 सोनेट 65 सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ। और ब्लॉक 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और जो इनका एक नाट्य है, ड्रामा है, डॉक्टर फॉस्टस के समरी के बारे में पढ़ेंगे। और इस नाटक में क्या थीम है और इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रिस्टोफर मार्लो किस स्टाइल में और किस स्ट्रक्चर में ये डॉक्टर फॉस्टस को लिखे हैं। और ब्लॉक 4 में एक विलियम शेक्सपियर द्वारा ड्रामा लिखा गया है मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर के समय एक खुद ही लिखे हैं मैकबेथ। इसमें मैकबेथ का समरी पढ़ना है, थीम पढ़ना है और कैरेक्टराइजेशन पढ़ना है और स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द मैकबेथ। इतना 4 ब्लॉक अगर आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा तो कहीं वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसके कंटेक्स्ट में आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो इसमें बीईजीसी इसमें 4 पोएम है। जोफ्री चौसर के द्वारा एक पोएम लिखा गया है और 2 किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, सोनेट 18, सोनेट 55 और सोनेट 65। और इसमें 2 ड्रामा है, डॉक्टर फॉसेट्स और मैकबेथ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये जानेंगे कि किसने क्या लिखा। जनरल जो प्रोलॉग है, जनरल प्रोलॉग के राइटर हैं जेफरी चौसर। तो याद रखना कि जनरल प्रोलॉग का राइटर जेफरी चौसर है। और सोनेट 18 और सोनेट 55 और सोनेट 65 के राइटर हैं शेक्सपियर। और ड्रामा डॉक्टर फॉसेट्स के राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो एंड मैकबेथ के राइटर अगेन विलियम शेक्सपियर। अब पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लॉक का समरी। पहले हम लोग
पूरे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 का ओवरऑल समरी ले लेंगे। किसमें क्या क्या पढ़ना है बहुत ही डिटेल में समरी लेंगे। आप अगर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 का समरी अगर ही देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में आधा नंबर आ ही जाएंगे। आधा क्या, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहेंगे। और उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। जोफ्री चौसर, द जनरल प्रोलॉग के राइटर जोफ्री चौसर है। इसका सेटिंग, दिस पोएम इज सेट इन इंग्लैंड। ये पोएम जो लिखा गया है इंग्लैंड में लिखा गया है। ए ग्रुप ऑफ द पिलग्रिम्स गैदर एट द तबार्ड इन द साउथ बार्क बिफोर ट्रेवलिंग टू कैंटरबरी टू विजिट द साइराइन ऑफ द सेंट थॉमस बेकेट। ये कह रहा है कि ये पोएम इंग्लैंड में लिखा गया है जब एक ग्रुप ऑफ तीर्थयात्री गैदर हुए कहाँ पे, तावार्ड इन में, जो कहाँ है, साउथ बार्क बिफोर द ट्रेवलिंग टू द कैंटरबरी टू विजिट द सेंट थॉमस बेकेट। जो कैंटरबरी विजिट करने से पहले वो लोग कहाँ इकट्ठा हुए, तैवार्ड इन में। A story, short story of Block 1. The general prologue is the opening part of the Canterbury Tales. It introduces about 30 pilgrims from different social classes of the medieval England. मध्यकालीन इंग्लैंड में, मेडिवल इंग्लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल क्लासेस के पीपल एक जगह क्या हुए, इकट्ठा हुए, और वहाँ पे ये कैंटरबरी जाने से पहले की बात है। द जर्नी बिगेन इन अप्रैल, द जर्नी बिगेन इन अप्रैल वेन स्प्रिंग। ये जर्नी कब स्टार्ट होता है, अप्रैल के महीना में, और उस समय क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। इंस्पायर पीपल टू गो ऑन द पिलग्रिम्स एंड द तवार्डिन, द पिलग्रिम्स मीट बिफोर लिविंग फॉर द कैंटरबरी। जब ये लोग एट टवार्डिन में पिलग्रिम मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जब कैंटरबरी जाने से पहले। द इनकीपर हैरी बेली सजेस्ट ए स्टोर टेलिंग कंटेस्ट। और इसमें जो हैरी बेली होता है सजेस्ट करता है कहानी सुनाने की प्रतियोगिता। एवरी पिलग्रिम विल टेल स्टोरी ड्यूरिंग द जर्नी। और प्रत्येक जो तीर्थयात्री हैं उनको क्या स्टोरी बोलना होता है ड्यूरिंग द जर्नी, ऐसे ही। एंड द पर्सन विथ द बेस्ट स्टोरी विल रिसीव ए फ्री डिनर आफ्टर द रिटर्निंग। ये जो हैरी बेली है वो सजेस्ट करता है कि रास्ता में हम लोग चलते चलते स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट रखेंगे, और इसमें जो भी बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसे क्या मिलेगा, फ्री डिनर आफ्टर रिटर्निंग। Chaucer then describes each pilgrim in detail. Some are honest and noble while others are greedy. तो जो पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री थे, उसमें से कुछ लोग नोबेल थे, कुछ ऑनेस्ट थे, कुछ ग्रीडी थे, कुछ करप्ट थे और कुछ पाखंडी भी थे। हाइपोक्रिटिकल एंड थ्रू दिस कैरेक्टर चौसर present a realistic picture of the medieval English society. Main character and role. Main character and role. Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is the narrator who observe and describe all the pilgrims. जोफ्री चौसर नरेटर है, वर्णन करता है, जो ऑब्जर्व करता है और डिस्क्राइब करता है पिलग्रिम्स के बारे में। हैरी बेली, द इनकीपर हु ऑर्गेनाइज द स्टोर टेलिंग contest. Knight. Knight is a brave and honorable soldier. Knight is a brave and honorable soldier. A squire. The knight young son and polite and talented. नाइट है जो एक ब्रेव और ऑनरेबल सोल्जर होता है, और स्क्वायर जो है उसका छोटा बेटा है। पायोरिस, ए रिलीजियस वोमेन हु बिहेव लाइक ए नोबल लेडी।
एक रिलीजियस धार्मिक महिला होती है जो बिहेव करती है नोबल लेडी की तरह। मॉन्क, ए monk who enjoy luxurious instead of the simple religious life, विलासिता के जगह पे वो सिंपल धार्मिक जीवन जीता है। फ्रायर, ए रिलीजियस मैन हु इज क्लेवर एंड सेल्फिश, फ्रायर जो है धार्मिक व्यक्ति है लेकिन वो चालाक भी है और साथ साथ में स्वार्थी भी है। मर्चेंट, ए बिजनेसमैन हु अपीयर्स wealthy but has the financial problem, ए बिजनेसमैन हु अपीयर wealthy, दिखता है धनवान लेकिन वो कैसा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। क्लर्क, ए पुअर बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु लव्स लर्निंग। Doctor, a skilled physician interested in money. Wife of Bath, an experienced woman who speaks the confidently about marriage. और इसी के बारे में हम लोग जेफरी चौसर कहानी लिखते हैं और बताते हैं उन्हीं के बारे में, और ये शादी से ही रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाती है। पार्सन, ए काइंड एंड ऑनेस्ट प्रीस्ट। प्लाउमैन, ए हार्ड वर्किंग एंड हम्बल फार्मर। मिलर कौन था, ए स्ट्रॉन्ग बट डिसऑनेस्ट मैन। पार्डनर, ए करप्ट चर्च ऑफिसर हु सेल्स फेक पार्डन्स। मेन कॉन्फ्लिक्ट, ये लोग कौन थे, ये इसमें मेन रोल और मेन कैरेक्टर इस कहानी में ये लोग निभाते हैं। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन अपीयरेंस एंड द रियलिटी, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जेफरी चौसर जो लिखते हैं दिखावा और वास्तविकता में। मेनी पिलग्रिम्स अपीयर रिलीजियस एंड रिस्पेक्टेबल, many pilgrims appear religious and respectable, but their action reveal greed. वो बहुत सारे जो तीर्थयात्री थे वो धार्मिक दिखते थे और सम्मानित भी दिखते थे, लेकिन वो कभी-कभी अपने लालच और भ्रष्टाचार और पाखंड को भी अपने कृत्य के द्वारा या एक्शन के द्वारा दिखाते थे। Ending, the general prologue ends with the pilgrim expecting hairy belly plans. They prepare to begin their journey Canterbury and start the storytelling contest. और वे ये चलना शुरू करते हैं कैंटरबरी की तरफ और स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट शुरू हो जाता है। ये जो ब्लॉक 1 का जो मैसेज और थीम क्या है, जो पोएम teaches the every person has both a strength and the weakness. The poem teach that every person. ये पोएम हमें यह मैसेज देता है कि एक पर्सन का दोनों स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होता है। जेफरी चौसर यूज द ह्यूमरस आयरनी एंड द रियलिज्म टू प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर of the medieval society and the human nature. तो ब्लॉक 1 में हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ये हम लोग बेहतर तरीके से समझ गए हैं। ब्लॉक 2, डॉक्टर फॉस्टस, इसमें एक ड्रामा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप अगर कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो इससे जुड़े रहिए, हम लोग यूनिट बाय यूनिट करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो, द प्ले इज सेट मेनली इन जर्मनी, वो हुआ था यूनिट 1 इंग्लैंड में और ये सेट हुआ है जर्मनी में, स्पेशली इन सिटी ऑफ द विटेनबर्ग। सम सीन also take the place of the Vatican, the emperor's court, and other place through magic. A story summary, इसमें जो डॉक्टर फॉसेट का स्टोरी है उसके समरी हम लोग लेते हैं कि समरी क्या है इस स्टोरी में। तो डॉक्टर फॉसेट इज द ट्राजिक प्ले अबाउट द एम्बिशन, नॉलेज एंड पावर एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग रॉन्ग चॉइस। ये जो है डॉक्टर फॉसेट बहुत बड़ा प्रसिद्ध
होता है अपने महत्वाकांक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, पावर के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो गलत चॉइस का शिकार हो जाता है। डॉक्टर फॉसेट इज हाईली एजुकेटेड स्कॉलर। डॉक्टर फॉसेट जो था बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ऑल दो ही हैज द मास्टर सब्जेक्ट लाइक लॉजिक एंड मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। जो डॉक्टर फॉसेट था मेडिसिन में मास्टर्ड किए हुए था, लॉजिक में मास्टर्ड किए हुए था, लॉ और थियोलॉजी ये सारे चीज़ों में मास्टर करके बैठा था। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, बट वह संतुष्ट नहीं था। ही वांट्स अनलिमिटेड नॉलेज एंड द मैजिकल पावर। और वो हमेशा चाहता था कि असीमित ज्ञान हो और मैजिकल पावर हो, जादुई शक्ति हो मेरे पास। फॉसट डिसाइड टू स्टडी द निक्रोमैंसी, काला जादू सीखने के लिए डिसाइड करता है और मेक ए पैक्ट बिटवीन द लूसीफर। लूसीफर he agrees to give his soul to Lucifer in exchange for 24 years of unlimited magical power, worldly pleasure। ये लूसीफर से क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उससे पहले जब ये जादुई शक्ति काला जादू करता है तो सबसे पहले आता है कौन? मेसी मेसिटोफिलिस। मेसिटोफिलिस आता है और वो शैतान होता है, नरक भोगने वाला होता है और वो उसका लूसीफर का क्या होता है? उसी का दास होता है और वो आता है और उसे अपने जीवन के बारे में बताता है, नरक के बारे में बताता है। लेकिन वो कहता है कि हमें डॉक्टर फॉसेट कहता है कि हमें दुनिया में सब कुछ सुख समृद्धि धन दौलत चाहिए, उसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हें करना होगा। तो मेफि मेफिस्टोफिलिस बोलता है कि तुम्हें एक पैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसके साथ? लूसीफर के साथ। तुम्हें सब कुछ मिलेगा 24 साल तक, लेकिन उसके बाद जब आपका जो सोल है, आपका आत्मा है, वो हमें देना पड़ेगा। जब उसे दूरदृष्टि ना सोचकर वो तत्कालीन सुख के बारे में सोचता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे अपने हाथ को काट के अपने खून से साइन कर देता है। लूसीफर सेंट्स लूसीफर सेंट्स देखो, लूसीफर भेजता है किसको? मेफिस्टोफिलिस को टू सर्व द फॉसट। ड्यूरिंग these 24 years, Fawcett perform magic, entertains kings and nobles, and travels to many places. However, instead of using him power for great achievement, he wastes them on foolish tricks and the entertainment. As the end the agreement approaches, the Fawcett's realize his terrible mistake. जब 24 साल गुजरने लगता है धीरे धीरे तो उसे पता चलता है कि इतना बुद्धि ज्ञान अर्जित करने के बाद मेडिसिन, लॉजिक और अदर सेक्टर में, तो उसके बाद वो सोचता है कि हमने क्या कर दिया, क्या गलती किया। उसे वो पछतावा होता है अपने टेरिबल मिस्टेक के लिए। ही वांट्स टू रिपेंट ही वांट्स टू रिपेंट बट फियर एंड प्राइड स्टॉप हिम। वो पश्चाताप करना चाहता है लेकिन उसके जो डर और घमंड था उसे रोक देता है। फाइनली द डेविल्स कम एंड टेक हिज सोल टू हेल। और 24 साल के बाद वो कहाँ लेके चला जाता है? उसे नरक में लेके चला जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर होगा इस कहानी में डॉक्टर फॉसेट्स होगा, जो मेन कैरेक्टर एंड ब्रिलियंट स्कॉलर हु सेल्स इज द सोल फॉर पावर एंड नॉलेज। और मेफिस्टोफिलिस जो एक डेविल है, दानव है, राक्षस है, हु सर्व्स द फॉसेट एंड कैरी आउट लूसीफर्स ऑर्डर्स। लूसीफर कौन है? द रूलर ऑफ हेल हु एक्सेप्ट द फॉसेट सॉल। ये हेल का शासक होता है और एक्सेप्ट करता है फॉसेट का सोल को। गुड एंजल एंड एविल एंजल। गुड एंजल
has always encouraged Fawcett to repent and return to the God. गुड एंजल जो हमेशा उसके गुड एंजल और इविल एंजल उसके मन की दुविधा को बताता है, उसके मन में चलने वाले आंतरिक कन्फ्लिक्ट को बताता है कि उसके मन को जो गुड एंजल है वो बताता है कि रिपेंट एंड रिटर्न टू द गॉड, अपने कर्मों का पश्चाताप करो और वापस लौट जाओ ईश्वर के शरण में। इविल एंजल tempts Fawcett to continue following evil. The Wagner, Fawcett's lower servant. वैगनर जो होता है एक सर्वेंट होता है फॉसेट का, ओल्ड मैन एडवाइज फॉसेट टू रिपेंट बिफोर इट टू लेट। मेन कॉन्फ्लिक्ट इन दिस स्टोरी, द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन गॉड एंड एविल। इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है अच्छाई और बुराई के बीच में होता है, और ह्यूमन एम्बिशन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नैतिकता जिम्मेदारी है उसको छोड़ के अपने मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाता है, जिसके कारण वो अच्छाई और बुराई में संघर्ष करना शुरू कर देता है। फॉसेट मस्ट चूज बिटवीन गॉड्स फॉरगिवनेस एंड द वर्ल्डली पावर। एंडिंग, Fawcett fails to repent before the time ends. टाइम ends पहले से वो पश्चाताप रिपेंट करना असफल हो जाता है। The devil drag him to hell, showing the uncontrolled ambition and wrong decision lead to destruction. और ये हमें यह बताता है कि आपका अनियंत्रित एम्बिशन और रॉन्ग डिसीजन आपके कैरियर को समाप्त कर सकता है। एक और हम लोग ड्रामा पढ़ेंगे इसी में, मैकबेथ। उसमें भी अनकंट्रोल एम्बिशन हो जाता है मैकबेथ को, और उसके बाद उसको गलत परिणाम झेलना पड़ता है। और दिस स्टोरी टीच अबाउट द अनलिमिटेड एम्बिशन विदाउट मोरालिटी कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन लाइफ। एम्बिशन होना चाहिए, अनलिमिटेड एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन मोरालिटी के साथ। कि एक और हम लोग कहानी पढ़ेंगे मैकबेथ, जिसमें अनलिमिटेड एम्बिशन होता है विदाउट मोरालिटी, उसका भी लाइफ क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम द ह्यूमिलिटी, फेथ एंड मेकिंग द राइट चॉइस। हमेशा ट्रू विजडम, सही बुद्धिमानी तभी कहाँ से आता है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, फेथ एंड मेकिंग द राइट चॉइस। ब्लॉक नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे 3 बेहतरीन पोएम के बारे में जिसने शेक्सपियर ने लिखा है। द पोएम आर नॉट सेट इन वन ऑफ पार्टिकल प्लेस, देयर आर रिटेन इन ए यूनिवर्सल सेटिंग ऑन द फोकस ऑफ द ह्यूमन इमोशन। ये जो कविता लिखा गया है ह्यूमन इमोशन पे, लव, ब्यूटी, टाइम एंड पोएट्री। Included 3 famous sonnet by the William Shakespeare. सोनेट 18 है, उसका नाम है Shall I compare thee to summer day? क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के एक दिन से करूं? कह रहा है कि इस कविता का शीर्षक है Shall I compare thee to summer day? क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों की एक दिन से तुलना करते हैं, और कहते हैं कि गर्मियों से भी सुंदर हमारे जो बिलव्ड पीपल है, प्रिय व्यक्ति है, वो है। क्योंकि गर्मी में भी कुछ क्या होते हैं, खराबियां होते हैं। कभी गर्म हवा चल रही है तो कभी कुछ हवा चल रही है, कभी आंधी आ गया, तो इसीलिए गर्मी भी क्या है, तो उससे भी प्रिय अपने प्रिय व्यक्ति को कंपेयर करके इस कविता में बताया गया है। नोट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, ना संगमरमर ना स्वर्ण जड़ित स्मारक। और इस कविता में बताया गया है कि समय के साथ ना संगमरमर से बना हुआ स्मारक रहता है, ना स्वर्ण जड़ित स्मारक रहता है। समय के साथ सबका धीरे धीरे क्षरण होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ, जब न पीतल न पत्थर न धरती। तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या है इसका समरी। इन शेक्सपियर प्रेज द ब्यूटी ऑफ हिज बिलोव्ड, क्या बोले, प्रिय व्यक्ति को
He says that the summer day is beautiful, but it does not last forever. कह रहा है कि गर्मी गर्मी का दिन सुंदर है, बट लेकिन इट डज नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। द बिलोव्ड ब्यूटी हाउएवर विल रिमेन इमॉर्टल थ्रू द पोएट्री। और जो हमारे प्रिय व्यक्ति है, जो हमारे बिलोव्ड है, वो उसको क्या कर दिए हैं, वो अमर कर दिए हैं। किसके द्वारा? अपनी कविता के द्वारा। ताकि ये जब तक सोनेट 18 पढ़ा जाएगा, जब तक उनके जो प्रिय है वो क्या है, हमेशा अमर रहेगा और सारे लोग पढ़ते रहेंगे। In Sonnet 55, Shakespeare says that powerful monuments and statue will one day be destroyed by time and war, but poetry will preserve the beloved memory forever. इसमें भी बोलते हैं कि जो भी स्मारक होगा, जो भी मूर्तियां होगा, जो भी बना होगा, समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टाइम और बार के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये हमारी कविता हमारे प्रियों की यादों को हमेशा क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। सोनेट 65, शेक्सपियर रिफ्लेक्ट्स ऑन द पावर ऑफ टाइम। इसमें पावर पे टाइम को पावर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ टाइम, शक्ति, समय की शक्ति के बारे में बताते हैं। ई आस्क हाउ ब्यूटी कैन सर्वाइव when even strong things like brass and stone and the sea cannot escape the time। कह रहा है कि समय के साथ ब्रास और पत्थर और समुद्र भी क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। तो हमारी सुंदरता क्या चीज है, समय के साथ ये भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये सब सारे क्या हैं, चेंजमेंट है। ही कंक्लूड द पोएट्री एलोन कैन डिफीट टाइम बाय कीपिंग ब्यूटी एलाइव। और कहते हैं दैट पोएट्री एलोन कैन डिफीट टाइम। और ये कविता ही एक ऐसा चीज है, कविता ही एक ऐसा चीज है जो टाइम को डिफीट कर सकता है और अपने सुंदरता को क्या करता है, बनाए रखता है। इसमें जो कैरेक्टर है एक्सप्रेस हिज थॉट्स अबाउट लव, ब्यूटी, टाइम एंड द इमोरलिटी। द बिलोव्ड प्रिय व्यक्ति, द पर्सन हुज ब्यूटी एंड मेमोरी आर सेलिब्रेटेड इन द पोएम टाइम, presented as the powerful force that destroy everything। Conflict, the main conflict is between the time and the beauty। इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, बातचीत चल रहा है टाइम और ब्यूटी के बीच में। टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट पोएट्री हैज पावर टू मेक ब्यूटी एंड लव इमोर्टल। एंडिंग, द सोनेट एंड विथ होप। सोनेट का जो पोएम है वो हमेशा होप की आशा के साथ क्या होता है, ख़त्म होता है। और शेक्सपियर बिलीव दैट द ऑल द ह्यूमन लाइफ इज टेम्पोररी, पोएट्री कैन प्रिजर्व ब्यूटी। और कहते हैं शेक्सपियर कि हर एक का जीवन क्या है, टेम्पोररी है, बट हमारे जो कविता है वो ब्यूटी को और प्रेम को और किसी की यादों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ब्लॉक नंबर 4, मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की कहानी मैकबेथ है, जिसको लिखा गया है स्कॉटलैंड में। ये 11th सेंचुरी के समय में लिखा गया है। द मेन इवेंट टेक प्लेस इन किंग डक्कन पैलेस, मैकबेथ कैस्टल एंड द बैटर फील्ड। ये जो मेन इवेंट हुआ कहाँ हुआ, राज डक्कन के महल में और मैकबेथ कैस्टल एंड द बैटल फील्ड। द मैकबेथ, अब समरी ले लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। द मैकबेथ इज द ट्रेजिक प्ले अबाउट द एम्बिशन, पावर, गिल्ट एंड द कॉन्सिक्यूशन ऑफ द इविल एक्शन। इसका जो महत्वाकांक्षा शक्ति और अपराध बोध को और परिणाम को, जो बुरी एक्शन, गलत एक्शन लिया था उसका परिणाम को। मैकबेथ इज द ब्रेव स्कॉटिश जनरल। और मैकबेथ एक बहादुर स्कॉटिश जनरल था हु विन्स ए ग्रेट बैटल।
While returning home, he meets 3 witches. ये क्या, स्कॉटिश जनरल जो था बहुत बड़ा लड़ाई जीतने के बाद जब लौट रहा था घर पे, तो ये 3 विचेस 3 चुड़ैल से मिलता है और ये भविष्यवाणी करता है कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसी प्रोफेसी के साथ इसकी जो महत्वाकांक्षा एम्बिशन होता है वो इसकी बढ़ जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है मैकबेथ को, और मैकबेथ को की ग्रीडी होने के कारण वो इनकरेज करता है किंग डक्कन की मौत कर देने के लिए। जब मैकबेथ किंग डक्कन को मृत्यु का घाट उतार देता है, मार देता है, और वो अपने आप राजा बन जाता है। आफ्टर बिकमिंग किंग, मैकबेथ लाइव्स ए कांस्टेंट फियर, और हमेशा वो एक डर का माहौल में जीता है, जिसके कारण वो अपने शासन को डर के छाए में ही सुरक्षित रखता है। जब ये भविष्यवाणी करता है तो उस समय उसका जो ही ऑर्डर द मर्डर ऑफ द हिज फ्रेंड बैंको भी होता है, और उस समय बोलता है कि अगला भी राजा जो बनेगा कोई ना कोई बैंको के फैमिली से बनेगा। तो उसको भी मारने के लिए आदेश दे देता है, और उसके बेटा जो होता है उसको भी मारने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है। Meanwhile, Lady Macbeth is the filled with guilt, and she begin to the lose her peace of mind and eventually die. Finally, Macduff and Macduff or Macklum lead the army against the Macbeth. In the last battle, Macduff killed Macbeth and Macklum become the rightful king of the Scotland. Main character Macbeth is the brave soldier. Lady Macbeth is the wife of Macbeth, and he pursued him to kill the Duncan. King Duncan, the noble king of Scotland, Banquo, the loyal friend of Macbeth. Macduff, nobleman who defeated the Macbeth. Macklum, King Dunclum's son and the rightful king. 3 witches. They predict Macbeth's future and influence this action. The main conflict is between ambition and the morality. Macbeth's desire for power destroys his character, his family, and his kingdom. Macbeth is killed by the Macduff, and Macklum becomes king. Peace, justice, and restored the situation and condition of the Scotland. This story teach about the uncontrolled ambition, greed, and the evil action always lead destruction. True leadership depend on the honesty, justice, and the moral value. तो इसमें हम लोगों ने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 का ओवरऑल समरी लिया है। ओवरऑल मीन्स चारों जो यूनिट है उसकी में से जो मेन पॉइंट था, जो कहानी तथ्य थे, सारे हम लोगों ने लिया। अब हम लोग इसमें यूनिट वाइज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? यूनिट वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट है, यूनिट 1 पढ़ेंगे, वैसे यूनिट 2, यूनिट 3 पढ़ेंगे, और यहीं से सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से करेंगे। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.